नमस्कार साथियों, द शील्ड आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ये द हिंदू का एक न्यूज़ है, 9 अप्रैल को आया था, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या प्रेडिक्शन किया गया है। इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो कितना था 7.2%, लेकिन अब इसको कम करके 6.6% कर दिया गया है। और इसका बेसिकली जो कारण बताया गया है वो जो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है, वेस्ट एशिया में, ठीक है। वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहा है उसी के कारण हमारा जो एनर्जी मार्केट है, ठीक है, एनर्जी मार्केट है उसके ऊपर क्या डाल रहा है, प्रभाव डाल रहा है। इसी कारण से इंडिया का जो जीडीपी रेट है वो क्या होने वाला है, 6.6 का प्रेडिक्शन किया हुआ है। और ये कब के लिए है तो देख सकते हैं 2026 और 27 के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानने से पहले जब इसको डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हमें इसको अपना सिलेबस से जोड़ना चाहिए कि कौन सा टॉपिक से रिलेट करता है। तो आप देखेंगे जीएस पेपर 3 जिसमें एक टॉपिक है इकोनॉमिक्स हो गया, है ना। जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स में आपका ऊर्जा वाला जो है ना, उसमें हम लोग इसको रखेंगे। तो ऊर्जा से संबंधित है ये। तो ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है इस पे ऊपर अच्छे से चर्चा करेंगे। देखिए ये मैंने एक डायग्राम बना दिया हुआ है। आप इसको कुछ सेकंड में, कुछ मिनटों में आप क्या कर सकते हैं, पूरे टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल द शील्ड डाइजेस्ट पे सेंड कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ पर उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। और कई सारे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा गया है, मैं आज उनको भी यहाँ पर लाया हूँ, देख सकते हैं। मैं इनके ऊपर भी आज चर्चा करूँगे, हो सकता है तो मैं इसका मॉडल आंसर भी आपको बता दूँगी कि इसका उत्तर कैसे लिखना है, ठीक है। तो सोचिए आप, ठीक है, कि हमसे भारत कहाँ है ना, और ईरान कहाँ है, यूएस कहाँ है ना, हमसे कई हज़ारों किलोमीटर ये क्या है, दूर है। और जब यूएस ईरान पे क्या कर देता है, हमला कर देता है, मिसाइल दाग देता है, तो इसका प्रभाव भारतवासी पे पड़ता है। यानी कि हमारा बजट क्या होने लगता है, बिगड़ना शुरू हो जाता है। हमारे जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि आज की जो अर्थव्यवस्था है वो एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। और पश्चिम एशिया में अगर किसी भी प्रकार का संकट होता है तो वो भारत को सीधे सीधे क्या करता है, असर डालता है। यानी कि ईरान में हो रही समस्याएं या मिडिल ईस्ट में जो भी क्राइसिस होती है वो सिर्फ वहाँ का क्षेत्रीय तनाव नहीं है, बल्कि ये वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका देने के बराबर है ना। तो अच्छा स्थिति हमारे लिए ये है कि मिडिल ईस्ट में क्या हो, शांति बना रहे, जिससे भारत का जीडीपी क्या हो, बढ़ता रहे, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहे, बढ़ता रहे, यहाँ पर रोजगार का क्या हो, सृजन होते रहे, है ना। तो ये हमारे लिए अच्छा है। तो देखेंगे जैसे न्यूज़ में मैंने आपको बताया कि कौन ने क्या है, तो प्रीलिम्स के लिए आपको याद रखना है, ठीक है। कौन सा रिपोर्ट, देखिए ग्रोथ आउटलुक रिपोर्ट है ना। तो इंडियाज़ डेवलपमेंट अपडेट जो आया हुआ है ये किसके द्वारा जारी किया गया है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि आईएमएफ के द्वारा, तो नहीं, आईएमएफ नहीं, किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर सोचिए कितना था मेरा जो ग्रोथ का अनुमान लगाया था, 7.2 था 2026-27 के लिए प्रोजेक्शन, ठीक है। लेकिन इसको घटा करके कितना कर दिया है, 6.6% कर दिया गया है जीडीपी ग्रोथ रेट। ये डेटा भले आपको कम लग रहा हो, है ना, कुछ परसेंट का कमी दिख रहा होगा, ये हमारे ये क्या करेगा, तो हमारे उत्पादन क्षमता को प्रभावित करेगा। और साथ में यहाँ पर रोजगार को भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो ऐसे हमें यहाँ पर देखना है ना। तो ये जो गिरावट है इसको हम अच्छे से समझेंगे और हमारे लिए ये कैसे इम्पोर्टेंट है उसको भी देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि वेस्ट एशिया है ना, वेस्ट एशिया में भारतीय लोग काम करते हैं ना, आपको पता होगा, डायस्पोरा जिसको बोलते हैं, एनआरआई, है ना। और ये लोग वहाँ से क्या बोलते हैं, रेमिटेंस सेंड करते हैं भारत, है ना। तो उनके ऊपर भी प्रभाव आएगा। तो सोचिए ये जो टॉपिक है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस टॉपिक के ये देखिए मैंने कंटेंट यहाँ पर बना दिया हुआ है, ठीक है। आपको इसको पढ़ लेना है, ये सारा चीज़ आपको सेंड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। चलिए डिस्कस करते हैं, ठीक है, अच्छे से समझते हैं चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले सोचिए कि जो वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया जो है ये क्या करता है, ऑयल, यहाँ से ऑयल इंपोर्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। अब वहाँ पर क्राइसिस आया तो इसका प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। अब जैसे ही प्राइस बढ़ा तो हम लोग का जो जीडीपी है वो क्या होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया, जीडीपी ग्रोथ रेट कम होना शुरू हो गया। और ये क्यों हुआ, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है कि
प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो गया, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया। और जैसे ही प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो इंडस्ट्री का जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सबसे पहले तो ये। दूसरा क्या होगा कि जो हमारा इन्फ्लेशन है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, डिमांड कम होगा। और डिमांड कम होगा तो कंज्यूमर के ऊपर इसका क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा, यानी कि कंज्यूमर कम डिमांड करेंगे। उसके बाद और सोचिए आप, है ना, फिस्कल रेवेन्यू, क्योंकि बहुत सारा फिस्कल रेवेन्यू भी क्या होगा, बढ़ जाएगा हमारा। और साथ कैसे बढ़ेगा, तो सरकार को इस स्थिति से निपटने के लिए सब्सिडी बढ़ाना पड़ेगा। और सब्सिडी बढ़ाएगा तो क्या होगा, सरकार को जिस पैसे का यूज इन्वेस्टमेंट में करना था वहाँ पर नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये सारी समस्याएं हैं हमारे सामने, ठीक है। तो ये हमारे अर्थव्यवस्था के लिए ये क्या है, चेतावनी है। और इससे हमारा अर्थव्यवस्था क्या हो सकता है, सुस्त पड़ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि पश्चिम एशिया शांत हो ताकि भारत अपनी पूरी क्षमता के साथ उसी रफ्तार से फिर से दौड़ना शुरू कर दे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अब हमारा इन सब के कारणों से जो प्राइस बढ़ा, है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, इंडस्ट्री का आउटपुट कम हो जाएगा। इन सब से होगा क्या कि भारत का जो पोटेंशियल जीडीपी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका प्रभाव हम लोग देखते हैं कि अन्य क्षेत्रों पे पड़ेगा। इनका जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट क्या होगा, अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग रूप में पड़ेगा। जैसे इंडस्ट्री को ले लीजिए, है ना। अगर आप इंडस्ट्री को देखेंगे तो इंडस्ट्री में इसका प्रभाव क्या हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो गया, व्हीकल्स हो गया, है ना। ये सब क्या हो जाएगा, इन सब का लागत बढ़ जाएगा। तो लागत बढ़ेगा तो कीमत बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, मांग कम हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप देख सकते हैं कौन सा, सेवा क्षेत्र में देख सकते हैं, ठीक है। सेवा क्षेत्र में क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर होते हैं है ना, जैसे कि जो व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करती है, जैसे होटल हो गया, खान पान वाले सेवा हो गया, है ना। तो इनको भी ये प्रभावित करेगा। उसके बाद और क्या करेगा ये, जैसे जैसे ये क्या करेगा, घरेलू उपभोग को प्रभावित करेगा। क्यों, कैसे, तो कीमत बढ़ा है, कीमत बढ़ाकर तो क्या होगा, लोग खर्च करना कम कर देंगे। अब खर्च कम करेगा तो मांग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। अब खर्च कम करेगा, क्यों करेगा, खर्च क्यों कम करेगा, क्योंकि इस टाइम पे आय उतना बढ़ता नहीं है ना। तो मांग कम हो जाएगा तो विकास क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। उसी तरह से क्या होगा फिर, सरकारी वित्त पर प्रभाव पड़ेगा। कैसे, राजकोषीय दबाव बढ़ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट, है ना, प्रेशर बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, क्योंकि जो ईंधन तो एक तो महंगा आएगा, है ना, ईंधन का शॉर्टेज रहेगा। तो ईंधन के ऊपर सरकार को क्या करना पड़ेगा, टैक्स करना पड़ेगा। टैक्स अगर कम करेगा प्लस सब्सिडी को क्या करेगा, ये बढ़ाएगा। तो इससे एक तो ये होगा ही, इससे क्या होगा कि सरकार का राजस्व कम हो जाएगा, खर्च क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो राजकोषीय दबाव भी इससे बढ़ेगा। और क्या होगा, हमारा आयात बिल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैसे, क्योंकि ऑयल हमको महंगा परचेस करना पड़ेगा। मुद्रा पर दबाव बढ़ेगा। कैसे मुद्रा पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि हम इस टाइम पे आयात करेंगे, तेल आयात करेंगे तो डॉलर का डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। डॉलर का डिमांड बढ़ेगा तो रुपया क्या होगा, कमज़ोर होगा, है ना। ये हो जाएगा। उसी तरह से क्या होगा, व्यापार घाटा भी बढ़ जाएगा। व्यापार घाटा कैसे बढ़ेगा, क्योंकि हमें आयात करना पड़ेगा। ज़्यादा आयात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयात ज़्यादा हो जाएगा, निर्यात मेरा कम होगा, है ना, क्योंकि प्रोडक्शन ही हमारे अर्थव्यवस्था का गिर रहा है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया रेमिटेंस, है ना, संप्रेषण जो आता है, रेमिटेंस कम हो जाएगा, जो कि भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं। और युद्ध अगर वहाँ पर हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ का जो अर्थव्यवस्था है वो भी तो धीमी गति से ग्रो करेगा, वो भी प्रभावित होगा। तो वहाँ पर जो भारतीय लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर असर पड़ेगा। और उसके ऊपर असर पड़ेगा तो रेमिटेंस में क्या होगा, भारत में जो रेमिटेंस आते हैं उसमें क्या होगा, गिरावट होगा। तो जो उनके परिवार भारत में, उनकी आय कम होगी तो फिर खपत कम होगी, ठीक है। और ये लोगों के ऊपर सीधा प्रभाव डालता है। कैसे, क्योंकि ईंधन महंगा हो जाएगा तो परिवहन लागत महंगा हो जाएगा। उसके साथ साथ जो खाने पीने की वस्तु है वो भी महंगी हो जाएगी, बचत कम होगा, खर्च ज़्यादा होगा। तो और इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ेगा वो किसके ऊपर पड़ेगा, गरीबों के ऊपर पड़ेगा, है ना। और ये सब हो क्यों रहा है, इनका अगर देखें
ये सब जो इम्पैक्ट पड़ेगा भारत के ऊपर, तो क्यों पड़ेगा? इसका एक कारण है कि आयातित तेल पर अत्यधिक निर्भरता, है ना? हम लोग तेल क्या कर रहे हैं, तेल पे निर्भरता है ना, आयात करते हैं तेल, हमारे पास एनर्जी का डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। तो इसका समाधान क्या होगा? समाधान क्या होगा? समाधान में अगर देखें तो क्या आ जाएगा, जैसे हमें नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देना पड़ेगा, है ना? नवीनीकरण ऊर्जा में जैसे हो जाएगा सौर ऊर्जा हो जाएगा, है ना? सौर ऊर्जा हो जाएगा, उसके बाद और क्या हो जाएगा, पवन ऊर्जा हो जाएगा, और बोलिए ग्रीन हाइड्रोजन हो जाएगा। और हमने एक उस परसों पढ़ा था, परसों मैंने एक आर्टिकल जो डिस्कस किया हुआ था, है ना, इंडिया का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, है ना? तो न्यूक्लियर एनर्जी को हमें बढ़ावा देना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? दूसरा चीज़, जो हमारा रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार है, इसको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। आपातकाल के लिए हमें कच्चे तेल को स्टॉक में रखना पड़ेगा, ताकि जो बढ़ता वैश्विक कीमत है उसके झटके को हमारी अर्थव्यवस्था क्या कर सके, सहन कर सके, है ना? ऊर्जा का विविधीकरण करना पड़ेगा, ग्रीन हाइड्रोजन, न्यूक्लियर, ये तो बता दिए। और क्या कर सकते हैं हम लोग? ग्रामीण रूरल इनकम को सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि घरेलू मांग क्या हो, स्थिर बना रहे, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो, ताकि भारी झटकों से हम क्या कर सकते हैं, झेल सकते हैं। फिर FTA करना चाहिए, है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नए देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता करके हम लोग अपने अर्थव्यवस्था को बचा सकते हैं ना, डिमांड क्रिएट कर सकते हैं। राजकोषीय अनुशासन का भी पालन करना पड़ेगा, सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, कमज़ोर वर्गों का सहायता करना पड़ेगा, ताकि वो डिमांड करे मार्केट में, और हमारा अर्थव्यवस्था क्या हो, तेज़ी से ग्रो करे। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, है कि नहीं? तो ये सारे चीज़ों के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं अपने चालू घाटा, ये सारी जितनी भी समस्याएं आ रही है उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको सफल बना सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। चलिए मैं अब आपको कंटेंट यहाँ दिखा देता हूँ, है ना? आप इसको रिवाइज़ करेंगे, ठीक है? आपको वहाँ पर सेंड कर दिया जाएगा। देखिए कि इंडियाज़ डेवलपमेंट अपडेट क्या है, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है, जो वैश्विक भू राजनीतिक झटकों के बीच भारत के आर्थिक, है ना, व्यापक आर्थिक परिदृश्य का सटीक मूल्यांकन करता है। सबसे पहला GDP ग्रोथ रेट 2026-27 के लिए क्या कर दिया, 7.2 से घटा करके 6.6 कर दिया, ये ध्यान में रखना है। दूसरा प्राइमरी, है ना, कैटेलिस्ट, इस गिरावट का मुख्य कारण क्या माना गया है, पश्चिम एशिया में जो संघर्ष चल रहा है और भू राजनीतिक अस्थिरता, प्लस इन्फ्लेशन मैट्रिक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI जो वो कितना है, 4.9 पर बनी हुई है। फिर इंडस्ट्रियल स्लो डाउन, विनिर्माण और औद्योगिक विकास दर में स्पष्ट रूप से मंदी देखी जा रही है। एनर्जी डिस्ट्रप्शन हो रहा है, तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में तेल और गैस का व्यवधान सबसे बड़ी बाधा है। और उसके बाद इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, जैसे मैंने आपको बताया, अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो घरेलू महंगाई क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन बोलते हैं। काउंटर, है ना, फैक्चुअल डाटा, जैसे रिपोर्ट के अनुसार यदि संघर्ष नहीं होता तो भारत इस 7.2% के प्रतिशत के दर से ग्रोथ करते रहता। तो ये ध्यान रखना, ये WTO के द्वारा जारी किया गया है। देखिए यहाँ पर आपको ट्रैप में नहीं फंसना है। GDP गिरावट का कारण घरेलू नीतियाँ होती है, और यह फैक्ट, सच्चाई, मुख्य कारण क्या है, वेस्ट एशिया, न सिर्फ घरेलू नीति होता है, ठीक है? तो IMF के द्वारा जारी, तो ये भी ध्यान रखना है। GS पेपर 3 ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है? एनर्जी डिपेंडेंस शॉक्स 85%, कैसे शॉक्स लगता है भारत को? भारत अपनी आवश्यकता का 85% कच्चा तेल क्या करता है, आयात करता है, तो हम अत्यधिक संवेदनशील है। फिर फ्यूल प्राइसेस, है ना, एस्केलेशन, ऊर्जा संकट के कारण हमारा परिवहन लागत क्या होता है, बढ़ जाता है, इससे भारी कॉस्ट में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। डिस्पोजेबल इनकम सिक्वेंस, मतलब जो खरीदने वाली आय होती है, क्योंकि ईंधन महंगा होने से परिवारों का जो प्रयोज्य आय है उसमें क्या होती है, गिरावट होती है। अब प्रयोज्य आय कम होगा तो लोग मांग क्या करेंगे, कम करेंगे। डिमांड कंट्रैक्शन, आय के घटने के परिणाम स्वरूप बाजार में मांग सिकुड़ जाती है और GDP क्या होता है, GDP ग्रोथ रेट कम होने लगता है। इनपुट कॉस्ट सर्ज, कच्चे माल की लागत बढ़ने से विनिर्माण क्षेत्र गहरे दबाव में आ जाते हैं। उसके बाद सेक्टरल हीट, जिसमें ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक जैसे प्रमुख उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। एक्सटर्नल डिमांड ड्रॉप, जैसे कि वैश्विक मंदी के कारण भारतीय निर्यात मांग में कमी आई है। फिर इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, विदेशी महंगाई का घरेलू अर्थव्यवस्था में प्रवेश, जो कि RBI के मौद्रिक नीति को क्या बनाता है, जटिल बनाता है। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा चक्र याद रखना। वेस्ट एशिया में कन्फ्लिक्ट हुआ, ऑयल का प्राइस बढ़ा, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, तो इन्फ्लेशन बढ़ा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ा। इफेक्ट क्या हुआ, तो डिमांड कम हुआ और GDP ग्रोथ कम हुआ, ठीक है?
उसके बाद देखिए बाहरी क्षेत्र और राजकोषीय दबाव यानी कि कैट चालू खाता घाटा हम लोग का बढ़ जाएगा, राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा, है ना। तो इसका भी कारण जैसे गल्फ रीजन पे डिपेंडेंसी है तेल के लिए, रेमिटेंस ऑफ जो वहाँ पर काम करते हैं उसमें गिरावट देखने को मिलेगा, आयात बिल बढ़ेगा, रेमिटेंस घटने से चालू घाटा घाटा भी हमारा क्या होगा बढ़ जाएगा। सब्सिडी का बर्तन क्योंकि सरकार पर ईंधन और एलपीजी का अतिरिक्त सब्सिडी देना पड़ेगा जिस कारण से वित्तीय दबाव बढ़ेगा सरकार का। जनता को राहत देने के लिए टैक्स में कटौती करेगा तो राजस्व में कमी होगा। फिर फिस्कल डेफिसिट रिस्क व्यय बढ़ने से आय घटने से राजकोषीय घाटा बेलगाम होने से एफआरबीआई की जो सीमाएं हैं वो क्या होगा ख़त्म हो जाएगा। मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि मजबूत घरेलू मांग होने के बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। तो क्या देखिए यहाँ भी वल्नरेबिलिटी, तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, फिस्कल डेफिसिट भी क्या होगा बढ़ेगा, एक्सटर्नल रेमिटेंस कम होगा और डोमेस्टिक है ना यानी कि गवर्नमेंट सब्सिडी बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना है। सरकार क्या करे आगे की राह, ऊर्जा का विविधीकरण करे, बुनियादी ढांचे का विकास करे, क्या क्या जैसे मैंने आपको बताया कि सोर्स का डाइवर्सिफिकेशन करें, है ना। दूसरे देशों से हम लोग क्या करें, सिर्फ खाड़ी देशों पे निर्भर ना रहें बल्कि अन्य देशों के साथ भी हम क्या करें ऑयल को मंगाएं। फिर स्ट्रेटेजिक रिजर्व का भंडारण का विस्तार करें, रिन्यूएबल एनर्जी पे पुश करें जैसे ग्रीन हाइड्रोजन हो गया। उसके बाद रूरल इनकम को सपोर्ट करें अलग अलग के थ्रू, जैसे मनरेगा पीएम किसान वहाँ पर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बूम करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग में पीएलआई स्कीम जैसे चीज़ों से हम घरेलू निर्माण को बढ़ावा दे सकते हैं। फिर ट्रेड स्ट्रेटजी एफटीए साइन कर सकते हैं, फिस्कल प्रूडेंस का पालन करके हम लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए निबंध में आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, निबंध लिखने के लिए ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ये सब। फिर साक्षात्कार यूपीएससी में भी आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है तो आप उसका उत्तर देने के लिए यहाँ से तैयार रहें। आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा ये टॉपिक। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप लिख करके उत्तर भेजना चाहें तो भेज सकते हैं हमारे द शील्ड IAS टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, आप वहाँ पर इसका उत्तर सेंड कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है कि संभाव्य जीडीपी है ना को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले तो आपको बताना है कि संभाव्य जीडीपी क्या होता है, फिर उसके बाद वे कौन कौन से कारक है जो भारत को अपने संभाव्य जीडीपी को साकार करने से रोकता है। तो सोचिए जितने भी कारक हैं जो संभाव्य जीडीपी को, भारत के संभाव्य जीडीपी को रोकने का कारण बना हुआ है, उन सारे कारकों को अब ध्यान से सुनिए। क्या उनमें से एक कारण ये नहीं है ऊर्जा को लेकर के, जो मेरा डिपेंडेंस कहाँ पर है, जो हमारा डिपेंडेंस मिडिल ईस्ट के ऊपर है, वो हमारे जीडीपी को प्रभावित करता है कि नहीं। यही तो रिपोर्ट में बोला गया है कि ऊर्जा क्राइसिस हो रहा है, 7.2 था और 6.6 हो गया। इस रिपोर्ट में यही बताया गया है। और ये क्यों हुआ, ये जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा कम क्यों हुआ, इसीलिए हुआ ना ताकि ये जो वेस्ट एशिया में क्राइसिस हुआ है, इन्फ्लेशन इसी के कारण बढ़ रहा है। तो संभाव्य सकल घरेलू क्या है, तो पहले तो ये बताना पड़ेगा आपको कि वस्तु और सेवाओं को मतलब मुद्रास्फीति सृजित किए बिना, किसी भी अर्थव्यवस्था में बिना मुद्रास्फीति के जब हमारा उत्पादन होता है, बढ़ने लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संभाव्य जीडीपी बोलते हैं, और इसके साथ ग्रोथ करता है। अब यहाँ पर बोला गया कौन कौन से कारक है, तो बहुत सारे कारक है, जैसे श्रम बल हो गया, पूंजी हो गया, है ना, तकनीकी प्रगति हो गया, फिर प्राकृतिक संसाधन हो गया। और यही प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन जो हुआ, प्राकृतिक संसाधन में भूमि, खनिज, ऊर्जा आता है। तो ये ऊर्जा वाला हमारे पास संकट है। तो मैं कारण बता रहा हूँ कि बोला गया है ना वे कौन कौन से कारक है जो इसे साकार होने से रोकता है। तो वही बता रहे हैं कि श्रम बल हो गया। श्रम बल कैसे, तो गुणवत्ता का कमी है ना, स्किल्ड नहीं है, उत्पादक क्षमता इससे बढ़ता नहीं है ना। पूंजी स्टॉक की कमी है हमारे पास। उसके बाद तकनीकी प्रगति में हम कुशल नहीं है, जिससे हमारा लागत और बढ़ जाता है, प्रतिस्पर्धी नहीं हो पाता है हमारा वैश्विक मार्केट में सामान। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन, भूमि, खनिज, ऊर्जा, ये सारी चीज़ें हैं। ऊर्जा में थोड़ा सा भी देखते हैं, वेस्ट एशिया में क्राइसिस आया तो उसका प्रभाव हमारे जीडीपी के ऊपर पड़ गया है। फिर हमारा आर्थिक संरचना है ना ऐसी है कि जो आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने से थोड़ा प्रॉब्लम करती है। उसके बाद जैसे नीतिगत वातावरण, फिर जनसंख्या का एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये सारी चीज़ें है, ये सब कारक है ना, संभावित सकल घरेलू उत्पाद के कई कारक हैं जो इसको प्रभावित करता है।
और हमें अगर इसे हासिल करना है तो हमें इन सारे चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, इन सब में डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा और आप अब इस प्रश्न को अच्छे से लिख भी सकते हैं आराम से। ठीक है, देखिए और एक प्रश्न दिया हुआ, आप इस बात से सहमत है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की अस्थायी समृद्धि और निम्न मुद्रास्फीति के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी में है। मतलब क्या, जीडीपी कैसा, अस्थायी समृद्धि और मुद्रास्फीति ना हो तो भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर में रहेगी। आपको इसके पक्ष में क्या करना है, तर्क देना है, सिर्फ आपको इसके पीछे में क्या देना है, तर्क देना है। ठीक है, तो कैसे रहेगा सोचिए, जीडीपी वृद्धि अस्थायी कैसे रहेगा, ये भी तो आपको बताना पड़ेगा ना। क्लियर, आपको इसका उत्तर लिख करके भेजना है। फिर देखिए, वर्ष 2047 तक स्वच्छ प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऊर्जा स्वतंत्रता, देखिए ना, ऊर्जा स्वतंत्रता। और हम लोग कहाँ पर हैं, वेस्ट एशिया पर निर्भर हैं। तो ऊर्जा को लेकर के, हालांकि ये पूरा क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन ऊर्जा स्वतंत्रता है। तो ऊर्जा स्वतंत्रता कैसे आएगा, जहाँ पर हम लोग ग्रीन एनर्जी पे फोकस करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी पे फोकस करेंगे, ऊर्जा का डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, तभी तो हो पाएगा ना। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, ये पूरा नहीं होगा, बस ये आपको ध्यान में रखना है इसको लेकर के। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका लेक्चर, इसका पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने मित्रों के साथ और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के नए टॉपिक के साथ आपके साथ। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।